नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका दी ऑनलाइन कोचिंग में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट हार्मोन्स को। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने फीडबैक कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, यानी कि हम लोगों ने पुनर्निवेशन को पढ़ा था। हम लोगों ने उसमें जाना था कि अगर हार्मोन्स की कमी या वृद्धि हो जाती है तो उस टाइम पर किस तरह से एक फीडबैक कंट्रोल होता है। वहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जो कि बताता है कि हमें हमें साम्यावस्था लानी है, हमें बैलेंस करना है हर चीज़ को। तो इसीलिए वहाँ पर फीडबैक कंट्रोल की आवश्यकता होती है। तो उसको हम लोगों ने समझा था। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन्स के बारे में, जिसको हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो दरअसल हम लोग प्लांट हार्मोन वर्ड यूज़ क्यों करते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोग इतना तो जानते हैं, ह्यूमंस की अगर बात करें तो हमारे अंदर तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है जो कि पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करेगा। ठीक है, प्लांट्स में ना तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ना ही उनमें ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, जो कि ब्लड होता है। क्योंकि ब्लड ही क्या करता है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, यानी किसी नलिका के द्वारा, किसी डक्ट के द्वारा तो वो बहते नहीं हैं, है ना, सीधा ब्लड में फ्लो होते हैं। और ब्लड ही क्या करता है, उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है, हार्मोन्स को। ठीक है, प्लांट्स की अगर बात करें तो उनमें ब्लड भी नहीं होता, ना ही नर्वस सिस्टम होता है, और लेकिन फिर भी उनकी बॉडी क्या करती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना। छुई मुई की बात करें तो टच करने पर ही वो जो है अपनी पत्तियों को सिकुड़ जाती है ना, उसकी पत्तियाँ क्या होती हैं, श्रिंक कर जाती हैं। इसी तरीके से हम बात करें कि प्लांट्स, जैसे सूरजमुखी की बात करें तो जो सनफ्लावर होता है वो कैसे अपनी सन की जो पोजीशन के थ्रू ही अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, अपनी स्थिति को बदल लेता है ना। इस तरह से कैसे जो तना है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, जड़ जो है वो नीचे, यानी कि वो जियोट्रॉपिक होती है, किस तरह से ऐसा, मतलब इन सब चीज़ों का मतलब है कि पक्के में जो हमारा प्लांट है वो भी समन्वय बना करके रख रहा है। उसके अंदर भी कुछ हार्मोन्स की तरह ही अलग कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उसकी बॉडी को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीधा सा मतलब है उसका कि हम लोग प्लांट हार्मोन्स को पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन्स। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी की तरह उनमें ब्लड तो होता नहीं है, तो यहाँ पर हार्मोन्स बोलना तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है कि प्लांट्स में भी हार्मोन्स बनते हैं, क्या नहीं। हार्मोन्स की जगह हम बोल सकते हैं कुछ केमिकल, हम बोल सकते हैं केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, केमिकल मटेरियल बनता है जो कि बॉडी में जाता है और वहाँ पर जो समन्वय है या फिर कंट्रोल है उसका काम करता है। ठीक है, तो प्लांट की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर प्लांट हार्मोन वर्ड यूज़ करना सही नहीं है। हम ये जो वर्ड, ये जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं पौधों के लिए कि यहाँ पर पादप हार्मोन्स होते हैं, दरअसल होता तो ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि जो भी मटेरियल होगा वो एक हार्मोन की तरह काम करता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग पादप हार्मोन इनको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पादप हार्मोन्स ना बोल करके यहाँ पर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसका वो होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, प्लांट जो हार्मोन्स होते हैं इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पादप हार्मोन, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम बोलते हैं पादप वृद्धि नियामक या फिर नियंत्रक। ठीक है, तो दो नाम आप याद रखोगे। जो इम्पोर्टेंट जो है और जो हम बोल सकते हैं सही है वो हमारा पादप वृद्धि नियामक है, क्योंकि एक तरह से हमारी जो बॉडी होती है वो तो हार्मोन्स के थ्रू ही क्या होती है, कंट्रोल रहती है। लेकिन प्लांट्स में हार्मोन बोलना ये दरअसल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पादप वृद्धि नियामक जो वर्ड होता है इसको यूज़ करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यहाँ पर वर्ड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। मेजरली दो टाइप ऑफ हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ, क्योंकि देखो हार्मोन्स का एक ये भी मतलब रीज़न है कि यहाँ पर हार्मोन्स बोलना गलत है। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो एक ग्लैंड, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू ही तो वो छोड़े जाते हैं, है ना। और प्लांट्स में तो कोई ग्लैंड होती ही नहीं है, ग्रंथि होती है क्या, नहीं होती है। ठीक है, ओके, क्योंकि ये विशेष स्थान पर बनते हैं, किसी मेजरली वो जगह पे बनेंगे, या तो वो टिप पर बन सकते हैं, या तो वो किसी बड पर बन सकते हैं, है ना। वो किसी एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ वहाँ पर कोई ग्लैंड तो पाई नहीं जाती, कोई ग्रंथि तो होती नहीं है, तो इसीलिए हार्मोन्स यहाँ पर नहीं बोला जाता। पादप वृद्धि नियामक जो है, यानी कि ये वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ओके, पादप में जो भी यहाँ पर केमिकल, क्योंकि यहाँ पर क्या बनते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ बनते हैं, रासायनिक
पदार्थ बनते हैं किसमें, पादप में, जो कि क्या करते हैं, पादप के शरीर को यानी जो प्लांट की पूरी बॉडी होती है उसको कंट्रोल करते हैं। कौन सी चीज़ होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, फ्लावर उगने चाहिए या नहीं, फल जो है पकना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। रासायनिक पदार्थ जो है वो दो तरह से हो सकते हैं, उनका नेचर दो तरह का होता है, या तो वो वृद्धि को प्रेरित करेंगे, वृद्धि सहायक होंगे, या तो वो वृद्धि रोधक होंगे, या तो वृद्धि रोधक होंगे। ये नेचर हो सकता है, या तो वो क्या करवाएंगे, ग्रोथ में हेल्प करेंगे, प्लांट्स की ग्रोथ में क्या करेंगे, हेल्पफुल होंगे, उसकी सहायता करेंगे, और या तो वो क्या कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को कम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम पॉजिटिव वे में इसको लें कि अगर वृद्धि सहायक है कोई हार्मोन और प्लांट में, तो वो क्या करेगा, वृद्धि करवाता जाएगा, जो इसकी वृद्धि को ज़्यादा ही नहीं हो जाएगी, एक लिमिट से ज़्यादा, ठीक है, और उसके लिए बहुत नुकसानदायक भी है। जनरली ऐसा होता नहीं है कि जितनी कैपेबिलिटी होती है किसी प्लांट की वो उतना ही ग्रो करेगा, ठीक है। और दूसरी अगर बात करें वृद्धि रोधक, तो यानी कि ये क्या करेगा, रोकता है वृद्धि को, ठीक है। और इन दोनों में ही अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, तो उनको हमें पढ़ना है। ओके, हम बात करते हैं पादप वृद्धि सहायक हार्मोन्स के बारे में। वृद्धि सहायक हार्मोन्स, ठीक है। इसमें तीन तरह के हार्मोन्स बनते हैं, वृद्धि सहायक जो हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहले की हम बात करते हैं जो कि हमारा होता है कौन सा, जो कि हमारा होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन, ऑक्सिन को पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें याद रखना कि जो हमारी वृद्धि, जो हमारी पीजीआर होता है, यानी कि हमारी जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं यानी वृद्धि नियामक हार्मोन्स होते हैं, इनकी खोज किसने की थी, ठीक है। बहुत बार पूछ लेता है कि खोज इनकी देखो किसने की थी। जो देखो ऐसा भी आ सकता है कि पादप हार्मोन्स की खोज किसने की थी, या फिर आपको पीजीआर करके भी पूछ सकता है। तो खोज इसकी की थी चार्ल्स डार्विन ने, और इनके बेटे थे फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। दो लोगों ने की थी किसकी, पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की खोज। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि ये सूक्ष्म मात्रा में जो हमारे प्लांट हार्मोन होते हैं, ये सूक्ष्म मात्रा में क्या होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, याद रखोगे आप लोग, ठीक है। अगर मात्रा इनकी कम हो गई या ज़्यादा हो गई तो पक्के में प्रतिकूल प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि उल्टा इनका जो हम बोल सकते हैं चेंजेस हैं जो ला सकते हैं, ठीक है। अगर मात्रा इनकी ज़्यादा हुई तो भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा, और अगर मात्रा कम है तो भी, ठीक है। तो आज आते हैं हम हमारे टॉपिक पर, ठीक है। ऑक्सिन यानी कि इंग्लिश में भी इसको ऑक्सिन ही बोला जाता है, ऑक्सिन्स की सबसे पहले हम बात करते हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहला डिस्कवर होने वाला हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, जो कि सबसे पहले, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं इसके, जो कि पॉइंट्स के थ्रू ही मैं आपको बताती जाऊंगी। इसको रफ कर देते हैं क्योंकि हमें अभी स्पेस चाहिए है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि सबसे पहले जो है सर्वप्रथम खोजा गया ये पादप हार्मोन है, ठीक है, पादप हार्मोन है, ओके। और दूसरी चीज़ इसके साइंटिस्ट का नाम लिख लेते हैं, वैज्ञानिक F.W. वेंट ने 1928 में इसकी खोज की थी, यानी 1928 में F.W. वेंट जो थे इन्होंने इसकी खोज की थी। और किस में की थी, ओट्स सभी जानते हो, ओट्स की टिप में इसकी खोज की थी इन्होंने, ओके। ओट्स की टिप में, जिसको हम इसका साइंटिफिक नेम आप याद रख सकते हो। इसका साइंटिफिक नेम अगर हम बात करें तो वो होता है एविना सटाइवा, ठीक है, एविना सटाइवा। आप इसको साइंटिफिक नेम जो है इसका याद रख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है खोजा गया क्या था, ये पादप हार्मोन है। दूसरी चीज़ खोज किसने की थी, इसकी F.W. वेंट ने की थी 1928 में की थी। और इन्होंने ओट्स की टिप पर, ओट्स एक अनाज होता है, ठीक है, एक अनाज होता है, टाइप होता है अनाज का, ठीक है। और उसका साइंटिफिक नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया है एविना सटाइवा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो, ठीक है, क्योंकि NCERT पैटर्न है, पूछ सकता है कुछ भी। तो एविना सटाइवा आप याद रख सकते हो।
तीसरी चीज़ कि ये वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, वृद्धि को प्रमोट करता है, वृद्धि के लिए सहायक, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं पादप वृद्धि सहायक हार्मोन्स, तो सबसे पहले ऑक्सिन का नाम होता है और इसके कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उदाहरणों में हम लोग देखेंगे कि जो कि नेचुरल होते हैं यानी प्राकृतिक रूप से भी ऑक्सिन्स पाया जाता है और कृत्रिम रूप से भी कुछ ऑक्सिन्स के एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। यानी ऑक्सिन का हम कृत्रिम रूप से भी यूज़ करते हैं वृद्धि करवाने के लिए, ठीक है, प्लांट्स को ग्रोथ करवाने के लिए कृत्रिम रूप से भी हम कुछ पौधों में, कुछ पादपों में उनकी वृद्धि करवाने के लिए हम इसे कृत्रिम रूप से भी एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स की बात कर लें तो कुछ नेचुरल होते हैं प्रकृति में, ठीक है, तो कुछ ऑक्सिन्स जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं और कुछ कृत्रिम होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक की बात करें, प्राकृतिक की और कृत्रिम की बात करें, कृत्रिम ऑक्सिन और प्राकृतिक ऑक्सिन, ठीक है। एक हमारा होता है IAA यानी कि हमारा एक होता है इडोल एसिटिक अम्ल, ठीक है, इडोल एसिटिक एसिड, शॉर्ट में इसको IAA बोलते हैं। और दूसरा है, ये इम्पॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, हैं तो बहुत सारे, ठीक है, लेकिन ये मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा होता है इडोल ब्यूटायरिक अम्ल, IBA, ओके। अब कृत्रिम ऑक्सिन्स की यानी कि हम सिंथेटिक ऑक्सिन्स की बात करें तो इसमें मैं ये इंग्लिश में नाम लिखूंगी, इंग्लिश या हिंदी दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में ज़्यादातर प्रेफर करूंगी, आप भी इंग्लिश में चाहो तो याद कर सकते हो। तो एक हमारा होता है, इसमें दो हैं, दो एग्जांपल इसमें हम लोग देख लेते हैं। एक हमारा होता है नेफेथिलीन, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड, शॉर्ट में इसको बोला जाता है NaA, ठीक है। और दूसरा हमारा है डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, ठीक है। और इसको शॉर्ट में बोला जाता है 2,4-D, ठीक है, 2,4-D इसको बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है। तो ये कृत्रिम ऑक्सिन्स के एग्जांपल हैं यानी सिंथेटिक ऑक्सिन्स, और ये हमारे नेचुरल ऑक्सिन के जो है एग्जांपल हैं, ठीक है। नेचुरल में हमारा होता है इंडोल एसिटिक अम्ल, ठीक है, IAA, और दूसरा हमारा होता है इंडोल ब्यूटायरिक, ठीक है, इसको थोड़ा और सही से लिख देते हैं, ब्यूटायरिक, ब्यूटायरिक अम्ल, ठीक है। और कृत्रिम में अगर बात करें तो एक होता है नेफेथिलीन, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, और दूसरा है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पर कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये टिप पर पाए जाते हैं, ये टिप यानी कि शीर्ष पर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ये हाइट को या फिर हम बोल सकते हैं लंबाई को या वृद्धि को ये प्रमोट कर रहे हैं, यानी वृद्धि बढ़ाएंगे किसी भी पादप की। तो ऑब्वियस सी बात है ये टिप पर पाए जाएंगे। और टिप पर कहाँ पर पाए जाएंगे, याद करो, शायद आपने क्लास 9 का मेरा वो लेक्चर देखा हो जब मैंने टिश्यूज़ पढ़ाए थे, और टिश्यू में मैंने प्लांट की स्ट्रक्चर बताई थी कि कहाँ पर नोड्स होते हैं, कहाँ पर इंटरनोड्स होती हैं यानी पर्व संधियाँ होती हैं, और कहाँ पर शीर्ष विभज्योतक ऊतक होते हैं, ठीक है, रूट में भी होते हैं और शूट वाले पार्ट में भी होते हैं। जो हमारा ऑक्सिन होता है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है, यानी कि प्रकाश से अपोजिट डायरेक्शन में ये ग्रो करता है, या फिर हम बोल सकते हैं जियोट्रॉपिक होता है, यानी गुरुत्वानुवर्ती होता है। गुरुत्वानुवर्ती का मतलब है यानी कि जो हमारे ज़मीन की तरफ क्या करता है, ग्रो करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ऑक्सिन होता है ये बिल्कुल सनलाइट के अपोजिट जो है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, क्योंकि सनलाइट से इसको बहुत दिक्कत है ऑक्सिन को, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ वृद्धि करता है, यानी कि किस साइड करेगा, रूट्स की तरफ ये वृद्धि करता है, ठीक है। प्लांट्स की अगर संरचना देखें तो प्लांट हमारा कुछ इस तरह से होता है, ये उसकी ये तना होता है, स्टेम वाला पार्ट है, तो स्टेम हमारा शूट का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ इंडिविजुअली अगर हम शूट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट अगर हम यहाँ पर स्टेम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इंडिविजुअली स्टेम वर्ड यूज़ करना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि अगर हो रही है तो शूट के हर पार्ट में होगी, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो ये एपेक्स है यानी शीर्ष वाला भाग है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर जो शीर्ष वाला भाग है यहाँ पर क्या होती हैं, नोड्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। नोड्स आप जानते हो, मैंने बताया था ऊतक यानी टिश्यू वाले चैप्टर में क्लास 9 के लेक्चर में कि नोड्स क्या होती हैं, गांठें होती हैं, संधि इनको बोल सकते हैं या पर्व संधि बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो उगती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती हैं, लीव्स उगती हैं, ठीक है। लीव्स जो है यहाँ से ही जर्मिनेट करती हैं नोड्स से हमारी, ठीक है। और दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स या फिर संधि बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो नोड का बीच वाला हिस्सा है इसको हम इंटरनोड बोलते हैं, इंटरनोड्स, ठीक है। इंग्लिश में जानो काफ़ी बेटर रहेगा। इंटरनोड यानी कि संधि हम बोल सकते हैं, संधि, और इसको हम बोलते हैं पर्व संधि। ये जो गांठें होती हैं इनको हम बोलते हैं नोड्स या फिर पर्व संधि, ठीक है। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है। इस तरह के जड़ के भी टिप में क्या होते हैं, जड़ के भी टिप में मेरिस्टम्स पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स टिश्यूज पाए जाते हैं जिनको हम लोग विभाज्योतक बोलते हैं, ठीक है। तो शीर्ष पर क्योंकि पाए जाते हैं, अगर हम शूट की बात करें तो ये हमारा प्ररोह तंत्र है और ये हमारा मूल या फिर जड़ तंत्र है, जड़ है। तो ये हमारा प्ररोह यानी कि हमारा ऊपर वाला शूट वाला पार्ट है, ये शूट वाला पार्ट है और ये हमारा रूट वाला पार्ट है, ठीक है। तो हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये दोनों साइड पाए जाते हैं, रूट में भी और शूट में भी, और रूट और शूट दोनों के ही टिप पर पाए जाते हैं। तो शूट की जो टिप है वो ऊपर है ना, शीर्ष वाला भाग जो है इसका ये है, और जड़ों का शीर्ष वाला भाग क्या है, नीचे की तरफ होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो दोनों के शीर्ष वाले भाग पर, तो यहाँ पर भी शीर्षस्थ विभाज्योतक पाए जाएंगे और नीचे भी शीर्षस्थ विभाज्योतक पाए जाएंगे, ठीक है। दोनों साइड ही मेरिस्टम्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम्स और इनको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं SAM और इनको बोलते हैं RAM, एपिकल मेरिस्टम्स पाए जाते हैं दोनों साइड, ठीक है। जो हमारा ऑक्सिन होता है ये हमारे शूट के टिप पर और रूट के टिप पर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सिन है, मैंने आपको क्या बताया कि सन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, यानी कि ये हमारा नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है, यानी कि ये लाइट के सन, यहाँ पर मान लो सन है, ठीक है। तो ये सन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, ग्रो करेगा। जो हमारा तना होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन ऑक्सिन मैंने बताया कि टिप पर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर टिप पर प्रेजेंट ऑक्सिन जो है वो टिप पर, शूट के टिप पर प्रेजेंट होता है और रूट के टिप पर भी प्रेजेंट रहेगा। लेकिन ये वृद्धि किस तरफ करेगा, ये वृद्धि करेगा नीचे की तरफ, यानी कि ये नीचे की तरफ ग्रो करेगा। जो हमारा ऑक्सिन है ये नीचे की तरफ ग्रो करेगा, और नीचे की तरफ जब ग्रो करेगा तो ये जो इंटरनोड्स हैं इन दोनों के बीच का स्पेस बढ़ेगा, ठीक है। तो इंटरनोड्स है, इनके बीच का स्पेस बढ़ेगा जिसके कारण से उसकी लेंथ बढ़ेगी। ओके, बात समझ में आई। इसी तरीके से जो ऑक्सिन होता है हमारा वो यहाँ पर जो लीव्स है उनकी टिप पर भी पाया जाता है, तो लीव्स की टिप पर भी हमारा ऑक्सिन पाया जाएगा, जो कि क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेगा, पीछे की तरफ ग्रो करेगा, तो उसकी लेंथ भी बढ़ेगी। तो इस तरह से वृद्धि किस तरह से होती है, ऑक्सिन जो है वो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में उसके विपरीत दिशा में क्या करता है, वृद्धि करता है, ठीक है। तो जड़ की तरफ वृद्धि करेगा, लेकिन पीछे की तरफ तो वो क्या होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है ना। और मुझे एक चीज़ बताओ कि वृद्धि का मतलब क्या है। अगर किसी भी चीज़ की वृद्धि हो रही है तो इसका दो ही कारण है, या तो किसी सेल का डिवीज़न हो रहा होगा, एक सेल से दो सेल बन रही होगी, और या तो उस सेल का क्या हो रहा होगा, साइज बड़ा हो रहा होगा। दो ही कारण हो सकते हैं, ठीक है। या तो उस सेल का क्या हो रहा होगा, सेल डिवीज़न हो रहा होगा, या तो उसका साइज बढ़ रहा होगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ऑक्सिन है वो कभी भी अकेले काम नहीं करता है, वो हमेशा अपने साथ साथ साइटोसिन, जो साइटोकाइनिन होता है जो हार्मोन, ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। जो साइटोकाइनिन होता है उसके साथ मिलकर काम करेगा, ठीक है, क्योंकि वृद्धि करवाने के लिए जो ज़रूरी है वो दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि सेल डिवीज़न भी इम्पॉर्टेंट है और सेल का साइज़ जो है वो उसे भी बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें ये ग्रोथ करवानी है तो ये दोनों चीज़ें करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी सेल में डिवीज़न, जो साइटोकाइनिन होता है हार्मोन, ठीक है, प्लांट हार्मोन, वो क्या करता है, सेल डिवीज़न करता है। बहुत ही
उसमें ऐसी पावर होती है कि वो बहुत ही तेज़ी से क्या करवाएगा, सेल डिवीज़न करवाएगा। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन क्या करता जाता है, सेल डिवीज़न करता जाता है। और किसी भी सेल का साइज अगर बढ़ाना है तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके ऊपर, ये हमारा डिपेंड रहता है ऑक्सिन के ऊपर। तो जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ का शेप बड़ा कर देता है, ठीक है, उसका साइज जो है बड़ा कर देता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं इस चीज़ को रफ कर रही हूँ, मैं पॉइंट्स के थ्रू लिखूंगी, तो उम्मीद है कि आपको उससे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है, किसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इसके अभी हम बात करते हैं उपयोग या फिर कार्य, तो ये क्या क्या काम करता है ऑक्सिन, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये जड़ों की वृद्धि करवाती है, ठीक है। याद रखिएगा कि किसी प्लांट में ग्रोथ अगर हो रही है तो वो दो हार्मोन से मिलकर ही होगी, एक तो साइटोकाइनिन और दूसरा हमारा होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है जड़ों की वृद्धि करता है और दूसरा जो साइटोकाइनिन है ये शूट वाले पार्ट यानी स्टेम वाला जो पार्ट है उसकी वृद्धि करता है, ठीक है, याद रखना आप। अब होता क्या है दूसरी चीज़ कि ये जो हमारी पार्श्व कलिकाएं होती हैं, पार्श्व कलिकाएं, इनकी वृद्धि को रोकता है। ऐसा क्यों, ठीक है, वृद्धि रोकता है, ऐसा क्यों, यानी कि ये हमारा होता है, ये हमारा एपिकल डोमिनेंस होता है, एपिकल डोमिनेंस होता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि जो हमारा ऑक्सिन होता है, क्योंकि ये टिप पर पाया जाता है, ठीक है, कोई प्लांट है, मान लो कोई प्लांट है, इसकी टिप पर हमारा ऑक्सिन पाया जा रहा है, ऑक्सिन, ठीक है, और ये इसकी कक्षस्थ कलिका है, यहाँ पर जो है बर्ड्स है, यहाँ पर एक लीफ निकली है, यहाँ पर लीफ है, यहाँ पर लीफ है, यहाँ पर लीफ है, ठीक है, ये इसकी कक्षस्थ यहाँ पर कलिकाएं हैं। लेकिन यहाँ पर जो शीर्षस्थ कलिका है वहाँ पर ही ऑक्सिन पाया जाता है। अब ऑक्सिन जो है, जो कक्षस्थ इनको बोला जाता है या पार्श्व कलिकाएं होती हैं, जो हमारी लिटरल होती हैं, जो लिटरल बर्ड्स होती हैं, जो हमारी लिटरल बर्ड्स होती हैं, लिटरल बर्ड्स, इनकी वृद्धि को रोकता है। क्यों, क्योंकि अगर ये ऑक्सिन जो है हमारे टिप पर पाया जाता है तो ये लंबाई को बढ़ाएगा, है ना, तो ये क्या होगा, लंबा होता जाएगा, तो जो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ वृद्धि होगी और यहीं से नई नई पत्तियां जो हैं निकलती जाएंगी। फिर ये और बढ़ेगा तो और इसके बगल में पत्तियां निकलती जाएंगी और बड़ा होगा, इस तरह से, ठीक है। तो होता क्या है कि पार्श्व कलिकाएं जो है इनकी वृद्धि नहीं होने देता, ये बगल में जो हमारी लीव्स है इनकी वृद्धि नहीं होने देगा, क्योंकि बर्ड्स क्या करती हैं, यहाँ पर जो नोड्स होती हैं, जो हमारी नोड्स होती हैं, जो पार्श्व कलिकाएं होती हैं या पर्व संध्या होती हैं, वहाँ से पत्तियाँ भी निकल सकती हैं, कोई नई ब्रांच भी निकल सकती है, ये सब चीज़ें सारी निकल सकती हैं। लेकिन अगर ऑक्सिन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, वो प्लांट की लेंथ को बढ़ाएगा, यानी ऊपर की तरफ वो वृद्धि करता जाएगा, ठीक है। तो जो शीर्ष पर जो हमारी बड पाई जाएगी, जो शीर्ष भाग पर जो हमारी बड या कलिका होगी, वहीं से नई नई जो है ब्रांचेस निकलेंगी, नई नई पत्तियाँ निकलेंगी, ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर मैं इस प्लांट को इस तरह से काट दूँ, तो यहाँ पर जो ऑक्सिन है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सिन तो कहाँ पाया जाता है, टिप पर ही पाया जाता है। तो जब ऑक्सिन नहीं रहेगा तो अब एक ही रास्ता है, तो अब क्या रास्ता है कि ये जो इसकी लिटरल बर्ड्स हैं वही अपनी ब्रांचेस निकाल लें और इसको और भी ज़्यादा घना कर दें, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब ऑक्सिन प्रेजेंट था, क्योंकि ऑक्सिन किसी भी पौधे के टिप वाले पार्ट पर यानी कि उसके शीर्ष भाग पर उपस्थित होता है, और जब तक ऑक्सिन पाया जाता है तब तक उस टिप वाले पार्ट पर, यानी कि जब तक टिप प्रेजेंट है किसी भी प्लांट की, तो वृद्धि सिर्फ वो टिप ही करेगी, ठीक है, यानी कि वो प्लांट की लेंथ को बढ़ाएगी। लेकिन अगर हम उस टिप को हटा दें, क्योंकि हम क्या करते हैं, पौधों की हम कटिंग करते हैं ना, ऊपर से उनकी टिप वाले हिस्से को हटा देते हैं, है ना। जब भी हमें किसी प्लांट को क्या करना पड़ता है, हमें घना करना पड़ता है, तो हम उसकी टिप वाले हिस्से को बढ़ा देते हैं। और जैसे ही हम किसी पौधे के या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की टिप को हटाते हैं तो वो पौधा जो है और भी ज़्यादा घना हो जाता है। कारण यही है क्योंकि टिप पर ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, जो कि उसकी लेंथ को बढ़ाता है। अगर टिप ही नहीं रहेगी तो वो क्या होगी, उसकी जो लिटरल बर्ड्स होती हैं, उसकी पार्श्व संधियाँ होती हैं, पार्श्व जो कलिकाएँ होती हैं, वो वृद्धि करना शुरू कर देती है, वो और भी घना होना, जो पौधा है वो घना होने लगता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि रास्ता ही नहीं बचता। अगर टिप ही नहीं रहेगी तो ऑक्सिन हार्मोन नहीं होगा वहाँ पर, तो रास्ता क्या होता है, पौधे को जीवित रहने के लिए या फिर उसको वृद्धि करने के लिए
क्या होगा कि जो लिटर बड्स होती है उसके आसपास की जो भी कलिकाएं होती हैं वो वृद्धि करने लगती है, जिसके कारण से जो पौधा है वो और भी ज़्यादा घना हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लांट की कटिंग करते हैं। तो पहला कारण तो यह है कि पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को ये रोकता है। अगर टिप रहेगी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और ऑक्सीजन अगर हट गया तो पार्श्व कलिकाएं जो है वो वृद्धि करने लगेंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये क्या करता है, ये फ्लावरिंग करता है। किसकी, अनानास की। अगर हम पाइनएप्पल की बात करें तो उसमें फ्लावरिंग का काम जो है वो ऑक्सीजन ही करता है, यानी कि किसी भी पुष्प, किसी भी जो पौधा होता है उसके में फ्लावरिंग यानी फूल का उगना, यानी उसका फूलना जो है किस पर रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन पर। ठीक है, यानी ऑक्सीजन उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आप याद रखोगे कि अनानास का फूलना, यानी अनानास में अगर फूल लग रहे हैं तो वो किसी कारण से ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ठीक है, इसके बाद है कि ये हम बोल सकते हैं रूटिंग करता है किसी भी कटिंग प्लांट की। अगर किसी पादप को आप काट दोगे तो वहाँ से रूट आना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो रूट की क्या करता है, ग्रोथ करता है। क्या करेगा, जो जड़ वाला हिस्सा होता है उसकी वृद्धि करता है। तो जड़ की वृद्धि करता है, जैसे मैं अभी एग्जांपल आपको बताई थी किसका, गुलाब का। अगर हमने गुलाब की कलम काट दिया तो क्या होती है, उस वहाँ से अगर हमने किसी नए उसे रोपित कर दिया, किसी नए गमले में अगर उसको लगा दिया तो वो एक नया पौधा बन जाता है। कारण क्या है, अगर पौधा बन रहा है तो इसका मतलब उसमें जड़ निकल आई होंगी, तभी तो वो वृद्धि कर रहा है, उसमें उसे पानी वगैरह सारी जो भी पोषक तत्व हैं वो मिल रहे होंगे। तो जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये ग्रोथ करता है किसकी, मेजरली ये रूट की ग्रोथ करता है, यानी जड़ को जड़ की वृद्धि करता है। तो ये क्या करेगा, जब भी हम क्या करते हैं, किसी कलम काटते हैं या गुलाब की कलम काटते हैं तो उसमें से जो नई नई जड़ें हैं उनको कौन उगाता है, ऑक्सीजन ही उगाता है। ठीक है, उसी कारण से ऑक्सीजन हार्मोन के कारण ही जो पौधा है उसमें से नई जड़ें निकलती हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी है कि क्या करता है, रूटिंग करता है। ठीक है, रूटिंग करता है, रूटिंग करता है। जैसे गुलाब का एग्जाम्पल हम ले लें उदाहरण में, उदाहरण की हम बात करें, गुलाब की कलम। ठीक है, एक एग्जाम्पल है IAA का, IAA जो हमारा एक एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है, इसके छिड़काव से होता क्या है, इसके छिड़काव से हमें अनिषेक फल मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ पपीता का और संतरा का। ठीक है, पपीता हो गया, संतरा हो गया, इसी तरीके से और भी फल होते हैं, केला हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन के छिड़काव से हमें क्या मिलते हैं, अनिषेक फल मिलते हैं जिसमें बीज नहीं होते। ठीक है, बीज रहित फल जो है यहाँ पर हमें मिलते हैं। ठीक है, और बीज नहीं बन रहा है इसका मतलब क्या है कि उनमें जनन नहीं हो रहा, निषेचन नहीं हो रहा होगा, है ना। जनन तो हो रहा होगा, निषेचन नहीं हो रहा होगा। तो हमें ऐसे फल मिल जाते हैं जो कि अनफर्टाइल हैं, यानी कि जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल बन गए हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अगर हम ऑक्सीजन का छिड़काव करते हैं तो उसके कारण से हमें ऐसे फल मिलते हैं जिसमें बीज नहीं बन पाता और वो पहले ही मैच्योर हो जाता है। ठीक है, पहले ही परिपक्व हो जाता है। इसके बाद हम और भी बात करें तो ये क्या करता है, अगर हम बात करें यंग प्लांट की, जिसमें नई नई पत्तियां हैं, नए नए फल हैं, नए फूल हैं, जो कि यंग स्टेज में हैं, नई नई अवस्था में हैं। ठीक है, बाल्य अवस्था में हैं। ठीक है, ऐसा वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, यंग है जो, तो उनको गिरने से रोकता है। जो ऑक्सीजन होता है वो गिरने से रोकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वृद्धावस्था की, तो जो प्लांट है अगर वो बूढ़ा हो गया है तो वो क्या करता है, इस चीज़ को प्रमोट करता है ऑक्सीजन कि वो गिर जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें यंग प्लांट की तो वहाँ पर ये पत्तियों को, फल को, फूल को गिरने से रोकता है। और जब प्लांट बूढ़ा हो जाता है तो ये इस चीज़ को प्रमोट करता है, इस चीज़ को ये और पुश करता है कि जो पत्तियाँ हैं, जो फल हैं, फूल हैं, ये गिरने लगे। ठीक है, तो दो तरह से काम करता है। एक तरह से एक तरह से ये इस चीज़ को रोकता भी है कि किसी प्लांट का जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस चीज़ को वो नई अवस्था में, अगर कोई नया पौधा है जिसमें नई नई पत्तियाँ बन रही हैं, नया फल बन रहा है, फूल बन रहे हैं, तो उस चीज़ को ये गिरने से रोकेगा। ठीक है, उस चीज़ को गिरने से रोकेगा। लेकिन अगर ये और प्लांट जो है और परिपक्व हो चुका है, उसमें फल पक चुके हैं, पत्तियाँ भी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है, तो ये प्रमोट करेगा उस प्लांट को कि ये क्या हो, गिर जाए। ठीक है, आई बात एक और लिख लो, खरपतवार। ठीक है, गेहूं और मक्के के खेतों में ये इस खरपतवार को क्या करता है,
नष्ट करता है, ठीक है। खेतों में खरपतवार जो होते हैं उस चीज़ को ये नष्ट करता है, उस चीज़ को ये ख़त्म करेगा। कुछ ऑक्सीजन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ऑक्सीजन समझ में आओगा, नोट करो इसको। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, साइटोकाइनिन के बारे में। अब हम सेकंड जो हार्मोन है उसको पढ़ते हैं, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन। इसका हम संधि विच्छेद करें अगर, तो साइटो का मतलब होता है, जो साइटो वर्ड है इसका मतलब होता है सेल यानी कोशिका, ठीक है। और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है, यानी कि विभाजन। मतलब साइटोकाइनिन का मतलब होता है सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन, यानी कि इसका काम क्या होगा, कोशिका को विभाजित करने का काम होगा। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों मिलकर ये काम करते हैं, किसी प्लांट को ग्रोथ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सिन होता है वो किसी भी सेल का शेप बढ़ाता है, उसके साइज को बढ़ाता है, और जो हमारा साइटोकाइनिन होता है ये क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। तो इन दोनों के मिलने से वृद्धि होती है, क्योंकि जो साइटोकाइनिन है इसका मुख्य काम होता है कि जो हमारी लिटिल बर्ड्स होती हैं, ठीक है, और जो हमारा शूट वाला पार्ट होता है इसकी ग्रोथ करवाता है, इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, यानी कि ये प्रकाशानुवर्ती होता है, यानी प्रकाश की ओर ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसका ये है कि जो हमारा साइटोकाइनिन होता है ये हमारी पार्श्व कलिकाओं यानी कि जो हमारी लिटरल बर्ड्स होती हैं की वृद्धि क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज कि इसका मुख्य काम क्या है, सेल डिवीजन, यानी कि यह तीव्र कोशिका विभाजन करता है, कोशिका विभाजन करता है, ठीक है। अब होता क्या है, साइटोकाइनिन क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। अब इसकी कुछ खोज है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो बताते हैं। तीन बार इसकी जो है खोज हुई थी, ठीक है, धीरे धीरे करके। अच्छा, यहाँ पर मैंने जैसे साइटोकाइनिन का वो क्या है, इस तरह से ऑक्सिन का भी आप देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नोट करके कि ऑक्सिन जो होता है, जो ऑक्सिन हम लोग पढ़ रहे थे, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका नाम है ऑक्सिन, ठीक है। और ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो यानी कि वृद्धि, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मिलर की। सबसे पहले नंबर पे हमारे आते हैं मिलर साहब। तो मिलर ने इसको कहाँ देखा था, इसे ईस्ट में देखा था, ईस्ट के डीएनए में इसे देखा था, ईस्ट के डीएनए में, ठीक है। इस ईस्ट के इसमें डीएनए में देखा था, किसने, मिलर ने। तो मिलर ने इसको क्या बोला, मिलर ने इसको बोला काइनेटिन, काइनेटिन, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाओ। दूसरे नंबर पे आते हैं स्कूग ने इसे नारियल के पानी में देखा था, नारियल पानी में, और नारियल पानी में इसे देखा तो तो इन्होंने इसे क्या बोला, काइनिन बोला, काइनिन, ठीक है। और थर्ड हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट आते हैं जिनका नाम है लेथम सर। तो जो लेथम सर थे, इन्होंने इसे मक्के के बीज में प्राकृतिक रूप से, मक्के के बीज में इसे खोजा और इसे नाम दिया साइटोकाइनिन, और हम सबसे पहले खोज अगर माने तो इनको ही मानते हैं, क्योंकि लेथम साहब ने इसको प्राकृतिक रूप से, ठीक है, इन लोगों ने तो खोज कर करके देखा, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो मक्के के बीज में जो खोजा था वो लेथम सर ने खोजा था। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। तो पहले मिलर ने प्रयोग किया, तो ईस्ट के डीएनए में इसको खोजा, इन्होंने काइनेटिन इसको नाम दिया। दूसरे नंबर पर स्कूग ने जिसे नारियल पानी में देखा, इसे काइनिन नाम दिया। और थर्ड
सबसे इम्पॉर्टेंट है लेथम। तो लेथम ने इसे मक्के के बीज में जिसे साइटोकाइनिन नाम दिया, और जो कि नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से एक खोज थी वो हमारे लेथम जी ने की थी। ठीक है, तो अब क्या हम बात कर सकते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। ये काफ़ी चीज़ें करवाता है। जो लिटल बर्ड्स होती हैं, जो हम बोल सकते हैं कि जो कक्षस्थ कलिकाएँ या हमारी हम बोल सकते हैं पार्श्व कलिकाएँ होती हैं, उनकी वृद्धि करवाता है। यानी कि उसकी लेंथ, तो हम बात कर रहे थे किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा था, लंबाई को बढ़ा रहा था, या उसकी लेंथ वैसी लेंथ को बढ़ा रहा था, ग्रोथ कर रहा था किसकी, जड़ की। और ये शूट के पार्ट में स्टेम की वृद्धि करता है। ठीक है, तो इस स्टेम को ये बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं 4th पॉइंट कि ये जो है प्रसुप्ति काल को क्या करता है, कम करता है। और 5वां पॉइंट है कि क्या करेगा, जीर्णता को खत्म करता है, जीर्णता को खत्म करता है। ये इतना टाइम लगा देगा पकाने में, बीज को परिपक्व होने में, कि वो क्या करेगा, लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगा। और जब तक मार्केट का टाइम नहीं आता, जब तक उस पौधे का, उस फल का या फूल का बिकने का टाइम नहीं आता, तब तक ये क्या करता है, लॉन्ग टाइम तक ये क्या करेगा, अपने आप को हम बोल सकते हैं एक तरह से यंग बनाए रखेगा। ठीक है, तो जीर्णता यानी वृद्धि को वृद्धावस्था को रोकेगा, और प्रसुप्ति काल को क्या करेगा, कम करेगा। यानी कि लंबे टाइम तक जो प्लांट बहुत टाइम लगा देते हैं पकने में, तो उस चीज़ को ये रोकेगा। यानी कि पका भी जल्दी सकता है और जीर्णता को खत्म करेगा, यानी वृद्धावस्था को नहीं आने देगा। ठीक है, इतना सेल डिवीज़न, आप खुद सोचो ना, अगर सेल डिवीज़न हो रहा है तो नए नए सेल बन रहे हैं, पुराने सेल खत्म होते जाएंगे, नए नए सेल बनेंगे, तो कहाँ से वृद्धावस्था आएगी, जीर्णता आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो जीर्णता को ये क्या करता है, खत्म करता है। दूसरी चीज़ इसमें 6th पॉइंट ऐसा है कि ये कुछ अंधकार में भी, यानी कि अंधेरे में भी कुछ पौधों को ये बनाते हैं। ठीक है, अंधेरे में भी, जैसे कि हम तंबाकू की बात करें तो तंबाकू की वृद्धि करते हैं, यानी तंबाकू को भी उगा सकते हो आप अंधेरे में, किसकी हेल्प से, साइटोकाइनिन की हेल्प से। ठीक है, इसको इसके छिड़काव से। ओके, इसके बाद हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे साइटोकाइनिन है, ये जो मादा पुष्प है उनकी संख्या को बढ़ाती है। किसकी, मादा पुष्प की, मादा पुष्प की संख्या में वृद्धि करते, संख्या को बढ़ाते हैं। ओके, होपफुली कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। अब इसके बाद 2 पॉइंट और लिख लो, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, वो कि 8th पॉइंट ये है कि क्या करते हैं, पौधे का जो भाग पुराने हो चुके हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, जो पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं, तो वहाँ से प्रोटीन या फिर वहाँ से जो भी न्यूट्रिशन है उसको लेकर के जो पौधे का यंग पार्ट है वहाँ पर देते हैं। यानी कि किसी पौधे में कुछ पत्तियाँ हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, कुछ भी भाग है जो बहुत पुराना हो चुका है, तो वहाँ से न्यूट्रिशन को लेकर के, पोषक तत्वों को लेकर के जो पौधे का नया भाग है वहाँ पर ही देते हैं। ठीक है, तो यानी कि नए भाग को पोषण देते हैं, पोषण भी देंगे। ठीक है, और इसके अलावा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, यानी कि ये क्या करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इसको बढ़ाता है। ठीक है, ये हमारे साइटोकाइनिन के काम होते हैं, नोट करो इसको। फिर हम एक और पढ़ लेते हैं, जिब्रेलिन। ठीक है, जो हमारा 3rd होता है, जो कि वृद्धि सहायक हार्मोन ही है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जिब्रेलिन जो हार्मोन है, ठीक है, ये ज़्यादातर कहाँ पर बनेगा, ये ज़्यादातर बनता है शीर्ष पर, यानी कि एपेक्स पर, और ये बनता है एम्ब्रो यानी कि भ्रूण में। ठीक है, पादप के भ्रूण में बनता है। ओके, रिस्पॉन्सिबल होता है एलोंगेशन में। इसके सबसे पहला पॉइंट लिखे तो ये एलोंगेशन में ये हेल्प करता है। एलोंगेशन का मतलब है दीर्घीकरण, और ये मैंने बताया कि कहाँ पर, शीर्ष वाले हिस्से में पाया जाता है प्लांट के, यानी कि क्या करता है, लंबाई बढ़ाएगा।
सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है लेंथ बढ़ाने में किसी भी पौधे की, किसी भी प्लांट की अगर हाइट बढ़ानी है तो जिब्रेलिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम बात करें, अगर हम इसे कृत्रिम रूप से छिड़काव करें जिब्रेलिन का, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, हम बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है जिब्रेलिन। तो इसीलिए हम लोग वृद्धि के लिए मोस्टली जो सबसे ज़्यादा हम तो इसीलिए यूज़ करते हैं वो हमारा ऑक्सिन होता है या फिर हमारा एथिलीन होता है। एथिलीन को हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो कि हमारा वृद्धि सहायक और वृद्धि रोधक दोनों की तरह काम करता है। तो एलोंगेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, दीर्घीकरण के लिए किसी भी पादप की लंबाई अगर हमें बढ़ानी है, उसकी लेंथ बढ़ानी है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन होता है, तो वो हमारा जिब्रेलिन होगा, ठीक है। जिब्रेलिन क्या करता है, किसी पादप की हाइट बढ़ाएगा। इसके साथ साथ ये क्या करता है, पहले हम इसके वर्क देख लें, फिर मैं खोज के बारे में आराम से बताऊंगी, ठीक है। तो इसकी जो दूसरा कारण है, ये इसका जो दूसरा कार्य है वो ये है कि क्या करता है कि सुप्तावस्था में अगर कोई पौधा है, सुप्तावस्था को ये क्या करेगा, ख़त्म करेगा पूरी तरीके से, ठीक है। अगर किसी प्लांट की ग्रो या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी पादप या बीज जो है वो धीरे धीरे बहुत ही स्लो अगर उसकी वृद्धि हो रही है, ठीक है, बहुत ही टाइम में वो क्या कर रहा है, पक रहा है, तो उसे जल्दी पकाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पुष्पन की दर को ये बढ़ा देगा, बढ़ाता है, ठीक है। फलों को शीघ्र पकाता है, और साथ ही साथ मैंने बताया कि ये शीर्ष पर बनता है भ्रूण में, तो ठीक है, तो जो बीज होता है, ठीक है, उसको भी जल्दी से बढ़ाएगा, यानी कि ये फल जो है अनिषेक फलन की हम बात करें, अगर अनिषेक फलन की, तो वो इससे आसानी से हम कर सकते हैं जिब्रेलिन से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बिना बीज के जो फल हैं वो आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि फलों को ये शीघ्र पकाता है, और यहाँ पर हमें बिना बीज के फल भी जल्दी से मिलते हैं, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में यानी फलों के साइज़ को ये क्या करता है, बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे सेब हो गया, अंगूर हो गया, अंगूर, ठीक है, तो इनके साइज़ को ये बढ़ा देता है, यानी फल को और भी ज़्यादा उसको बोल सकते हैं जल्दी से जल्दी उसको वृद्धि करने में, ठीक है, क्योंकि फल अगर इतना छोटा है और जिब्रेलिन अगर उसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो वो जो है जल्दी ही परिपक्व हो जाता है। तो फलों के परिपक्वन में वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, कौन, जिब्रेलिन। इसके बाद ये एलोंगेशन में हेल्प करता है, और इसका एग्जाम्पल मैं सबसे अच्छा बताऊँ तो शुगर केन, ठीक है, गन्ना जो होता है, ठीक है, गन्ना। और होता क्या है एलोंगेशन में, क्या होता है कि जो हमारे इंटर नोड्स होते हैं, यानी कि दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, मान लो कि ये स्टेम वाला पार्ट है, क्योंकि शूट में ही पाया जाएगा, और ये नोड्स हैं, यहाँ पर लीफ है, यहाँ पर भी लीफ है, यहाँ पर भी लीफ है। तो इन दोनों के बीच में जो नोड्स के बीच का जो हमारा इंटर नोड वाला पार्ट है, इंटर नोड्स, इसमें ये पाया जाता है, कौन, जिब्रेलिन। तो ये क्या करेगा, इंटर नोड से बीच के स्पेस को ये बढ़ाएगा, ठीक है, इंटर नोड्स को ये बढ़ाएगा, दूर करेगा। इसके साथ साथ ये पत्तियों को चौड़ा भी करता है, ठीक है, तो ये पत्तियों में भी पाया जाएगा, तो पत्तियों को अधिक चौड़ा करता है, अधिक चौड़ा करता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सुप्तावस्था को ख़त्म करता है। मेरी राइटिंग बहुत ही अलग जा रही है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, समझते रहना बस। सुप्तावस्था को ख़त्म करता है, तो आप इसको 12 मासी के एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो हमारा 12 मासी का पौधा होता है, जो 12 मासी का पौधा होता है, आप देख सकते हो कि 12 मासी का पौधा क्या है, 12 महीने पाए जाते हैं, 12 महीने फूल उसमें लगते हैं, ओके। तो जिब्रेलिन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सुप्तावस्था को खत्म कर सकते हो कि ये काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा, और पुष्पन जो है इसमें जो 12 महीने जो है इसमें पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग जो है 12 महीने होती रहेगी, ठीक है। तो ये होता है, और मैंने यहाँ पर बताया कि ये क्या करती हैं, पत्तियों को अधिक चौड़ा करती है। तो कौन सी, जैसे हम एग्जाम्पल बात करते हैं, सेम की पत्ती हो गई, ठीक है, मटर हो गई और टमाटर हो गया, तो जिब्रेलिन की सहायता से इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत अधिक चौड़ी हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी खोज की, तो खोज में बता देती हूँ किसने की थी। अब हम बात करते हैं इसकी खोज की, डिस्कवरी की, और समझते हैं, ठीक है। इसकी खोज की अगर हम बात करें तो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कुरोसावा। 1926 में इन्होंने 2 पौधों में
जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। बाय मिस्टेक हम बोल सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट हो गया कि अपने एक बगीचे में या बोल सकते हैं कहीं पर जो है ऐसे घूम फिर रहे थे और वहाँ पर इन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा उनकी लेंथ बढ़ रही थी और कुछ ऐसे थे जो बहुत छोटे थे। एक ही जाति के पौधे कुछ काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए और कुछ जो है काफ़ी छोटे रह गए, तो जिसकी वजह से वो लंबे होते जा रहे थे और उनकी स्टेम बहुत ज़्यादा क्या होती, मैच्योर नहीं थी, मोटी नहीं हो रही थी, सिर्फ बस लंबाई बढ़ रही थी और उस वजह से ज़्यादा लंबाई होने के कारण से वो स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, उनकी जड़ें कमज़ोर थी, उस वजह से वो गिर जा रहे थे और इस तरह से क्षति भी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो वैज्ञानिक कुरोसावा जो थे 1926 में इन्होंने 2 पौधों में, एक था याबुता और एक था हमारा हयासी, 2 पौधे थे, 2 पादप थे जिस पर इन्होंने प्रयोग किया और यहाँ पर इन्होंने देखा कि इन दोनों पौधों पे एक शैवाल लग रहा है, शैवाल यानी कि एक फंगस लग रहा था, शैवाल या फंगस लग रहा था, शैवाल या फंगस लग रहा था, जिसके कारण से कुछ पौधों की हाइट बढ़ रही थी और कुछ की छोटी रह गई थी। याबुता और हयासी 2 पादपों से इन्होंने एक फंगस को अलग किया जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई। एम आई राइट कि अगर ये नाम अगर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो अगर इसमें। वैसे एक कवक यानी एक फंगस को खोजा, इन दोनों प्लांट्स में से एक फंगस को अलग किया जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई और इसने देखा कि जो जिब्रेला फ्यूजिकुराई जो फंगस है ये एक एसिड रिलीज कर रहा था जिसका नाम था जिब्रेलिन। एक एसिड रिलीज कर रहा था जिब्रेलिन एसिड और यही एसिड क्या कर रहा था, उसमें इस एलोंगेशन को करवा रहा था, यानी कि दीर्घीकरण कर रहा था उस पादपों में, ठीक है। तो इस तरह से खोज हो गई थी। आप जान सकते हो कि वैज्ञानिक थे कुरोसावा जिन्होंने 1926 में यानी 1926 में याबुता और हयासी नामक 2 पादपों में एक शैवाल को खोजा, फंगस को खोजा जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराई और यहाँ से इन्होंने एक एसिड को खोजा जिसमें एक एसिड था, यानी जो ये फंगस था, जो ये कवक था, ये एक एसिड रिलीज कर रहा था जिसका नाम था जिब्रेलिन एसिड और इसी एसिड के कारण से यानी कि जिब्रेलिन के कारण से ही जो प्लांट थे वो क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लंबे होते जा रहे थे। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक तरह से उन्होंने कहा कि ये डिसीज़ है, ठीक है, डिसीज़ है। तो अब हम यहाँ पर इसे पॉजिटिव वे में भी लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम में भी लेते हैं इसको। जैसे मैंने बताया कि किसी पौधे को अगर हमें अनिश्चित फलन करवाना है, ठीक है, जल्दी पकाना है, जल्दी उसको ज़्यादा लंबा करना है, तो हम जिब्रेलिन का यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी महंगा भी होता है ये, ठीक है। काफ़ी गन्ने जो हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं तो जिब्रेलिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा जिब्रेलिन के बारे में भी, नोट कर सकते हो आप इसे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको बताया वृद्धि सहायक हार्मोन्स के बारे में और जिसको मैंने आपको बताया था कि आप इसको PGR बोल सकते हो। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि पादप वृद्धि नियामक, क्योंकि हार्मोन बोला सही नहीं है ना, हम इसको रेगुलेटर एक तरह से बोल सकते हैं जो कि वृद्धि को नियंत्रित करते हैं पौधों में, ओके। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने इसको देखा कि कौन वृद्धि में सहायता करते हैं। तो हमने 3 हार्मोन्स को पढ़ा इसमें। सबसे पहले हमने ऑक्सिन को पढ़ा, दूसरा हमने साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ा और तीसरा हमने जिब्रेलिन के बारे में पढ़ा, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में जहाँ पर हम लोग वृद्धि रोधक हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि वृद्धि को रोकते हैं, ओके। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।